प्रश्न 28। इस समय बंबई और पूना ही ऐसे स्थान हैं जहां विश्वविद्यालय का विकास हो सकता है और मेरा सुझाव है कि इन दोनों स्थानों पर तत्काल अलग अलग विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए जाएं। निकट भविष्य में अहमदाबाद को भी विकसित किया जाए। वहाँ पहले से ही एक कला महाविद्यालय और एक विज्ञान संस्थान है और उसे बड़ी सरलता से विश्वविद्यालय में बदला जा सकता है। जिन केंद्रों का ऊपर उल्लेख किया गया है वहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना के विचाराधीन बंबई, पूना और अहमदाबाद के 3 विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तरह ही हो सकेंगे, जहां अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अपनी परीक्षाएं देने पर उपाधियां मिल सकेंगी। यदि इस प्रांत में भावी विश्वविद्यालयों की स्थापना केंद्रीयकृत संस्थाओं का रूप ले लें तब इन प्रश्नों पर उठाई गई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उस स्थिति में विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों और शिक्षण प्रबंध पर पूरा नियंत्रण रखेगा, किंतु मैं यह मानूंगा कि हमारे भावी विश्वविद्यालय अपनी व्यवस्था में स्वतंत्र संबद्ध महाविद्यालयों के समूह रूप में हों। किसी भी रूप में यह बंबई और पूना के लिए विश्वविद्यालयों में होगा। संबद्ध महाविद्यालयों की योजना के अंतर्गत महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शिक्षा देने के अधिकारी होंगे। इस रूप में अंतर महाविद्यालयीन शिक्षण की योजना से संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा दोहरा अपव्यय और संसाधनों का दुरुपयोग समाप्त हो सकेगा, परंतु इसके साथ यह भी सोचना होगा कि क्या ये प्रबंध विश्वविद्यालय शिक्षा की उच्च स्तर को कायम रख सकेंगे। यह विश्वविद्यालय शिक्षा देने के लिए नियुक्त शिक्षकों के स्तर पर निर्भर करता है। इस समय शिक्षक महाविद्यालयों से संबद्ध हैं और उनका वेतन तथा स्तर महाविद्यालय के शासी प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं लगता कि महाविद्यालय बहुत योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करते हो या उनके स्तर, अवधि, वेतन और पदोन्नति को इस रूप
में नियंत्रित करते हो, जिससे स्टाफ की उत्तम और बहुत योग्य सदस्य के रूप में उनके सामने एक सुंदर भविष्य खुलता हो। सरकार द्वारा निर्धारित सारा शैक्षिक कार्य 3 स्तरों में शैक्षिक सेवाओं को दिया जाता, जिसमें सभी प्रशासनिक और निरीक्षण अधिकारी सरकारी महाविद्यालयों और विद्यालयों के अत्यधिक जिम्मेदार व कनिष्ठ सभी शिक्षक शामिल हैं। सभी सेवाओं में वरिष्ठता का सिद्धांत गंभीरता से जुड़ा हुआ है। इस कारण यह बहुत अच्छी परंपरा ही बन गई है कि सारे उच्च पद वरिष्ठता के आधार पर दिए जाएंगे। जहाँ तक विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रश्न है, इस पद्धति की मुख्य कमी यह है कि पारितोषिक विद्वता के आधार पर न होकर केवल दीर्घ सेवा काल के आधार पर निर्धारित होते हैं। महाविद्यालय के शिक्षकों की जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जा सकने की शर्त से युक्त होते हैं, जैसा कि सरकारी सेवारत सदस्यों के मामले में होता है। महाविद्यालय के प्रति वह निष्ठा और आज्ञापालन भावना नहीं हो सकती जो अपनी सेवा में होती है, और कभी कभी अपनी उस महत्वाकांक्षा में जिसमें वह सेवा के दौरान पदोन्नति प्राप्त करते हैं। इससे उनके द्वारा शिक्षा का वह स्तर नहीं बन पाता जिससे उनका नाम जुड़ा हुआ हो और परिचित हो सके। इस सेवा पद्धति की दूसरी कमजोरी है IES और PES के बीच किया गया आपत्तिजनक विभाजन, जिसमें शिक्षण क्षेत्र में एक बहुत कनिष्ठ सदस्य भी अपने आप को वरिष्ठ तथा महत्वपूर्ण समझने लग जाता है। इससे अलगाव का तत्व उपस्थित होता है जो महाविद्यालय के शिक्षकों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण, स्वतंत्र और सहयोगी वातावरण में बाधा पहुंचाता है, जो किसी भी शैक्षिक संस्था के बौद्धिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य, और अंत में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान अवस्था में सरकारी महाविद्यालयों के आचार्य सरकारी सेवा में होने के कारण अपने विद्यार्थियों का विश्वास खो चुके हैं। विद्यार्थी
अपने आचार्यों को अपने बौद्धिक नेता के रूप में सम्मान करने के बजाय सरकार के अभिकर्ता समझते हैं और आचार्य अपने विद्यार्थियों से कोई विशेष सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी सद्भावना को जीतने का प्रयास भी नहीं करते। मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित महाविद्यालयों में स्टाफ के प्रमुख सदस्य यूरोप के मिशनरी होते हैं। शेष स्टाफ में भारतीय शिक्षक होते हैं। वहाँ IES और PES का विभाजन छोटे स्तर पर ही होता है। हालांकि वह किसी स्पष्ट मतभेद को महत्व नहीं देता। सोसाइटी द्वारा संचालित प्राइवेट महाविद्यालयों में जैसे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्टाफ के सभी सदस्य सोसाइटी के सदस्य हैं। यहाँ का स्टाफ अधिक आत्मीय संबंधों से युक्त होता है और उससे संगठन में कोई मतभेद नहीं होता। परंतु इन महाविद्यालयों का संविधान ऐसे नियुक्त शिक्षकों को सोसाइटी का आजीवन सदस्य बनने से रोकता है, जो उन्हें नियंत्रित करती है। मैं यह बहुत निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इन प्राइवेट महाविद्यालयों द्वारा दिया जाने वाला भविष्य कैसा है, परंतु यह निश्चित है कि सरकारी महाविद्यालयों में निम्नतम श्रेणी से तुलना करने पर भी वे निम्न स्तर के होते हैं और वे वास्तव में इतने निम्न स्तर के हैं कि आधुनिक योग्यता वाले व्यक्तियों को आकर्षित नहीं कर पाते, जबकि निष्काम भावना के द्वारा उसे बनाया जा सकता है। इसके बावजूद इन सब में अरुचि का एक बहुत बड़ा भाग भी होता है, किंतु यह केवल प्राइवेट महाविद्यालय ही नहीं है जो सही व्यक्तियों से अपने रिक्त पदों को भरने में असफल होते हैं। यहाँ तक कि सरकारी महाविद्यालय भी अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कभी कभार ही उचित व्यक्ति नियुक्त करने में सफल रहते हैं। इसका एक कारण यह है कि उनके पास चयन की कोई न्यायोचित पद्धति नहीं है। सरकारी महाविद्यालयों के मामले में निदेशक सार्वजनिक अनुदेश या सरकार का सचिव नियुक्त करते हैं, किंतु वास्तव में इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए वे पूरी तरह अदक्ष व्यक्ति होते हैं।
इसी प्रकार प्राइवेट महाविद्यालयों की नियुक्तियां भी महाविद्यालयों के अध्यक्षों द्वारा होती है, जो सही नियुक्ति करने में असमर्थ होते हैं। दोष इस बात में है कि एक व्यक्ति की नियुक्ति जिस विषय में की जा रही है उसे नियुक्त करने के लिए उस विषय का अधिकारी नहीं है, जबकि होना यह चाहिए कि एक अर्थशास्त्री ही अर्थशास्त्री की नियुक्ति करे। हालांकि इन कठिनाइयों व कमियों के बावजूद अभी ऐसा कोई भी संभावित उपाय दिखाई नहीं देता जिसके आधार पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के आपसी संबंधों के स्तर पर इसके सदस्यों या इनके वितरण के संबंध में स्टाफ की भर्ती हो सके, जो विश्वविद्यालय की आवश्यकता को पूरा हो सके। विश्वविद्यालय अपने पास एक ही विषय के कम से कम आधा दर्जन आचार्यों की नियुक्ति करता है, जबकि दूसरे महत्वपूर्ण विषय की एक भी नियुक्ति नहीं होती। विश्वविद्यालय संगठन इस आधार पर नहीं चलाया जा सकता है और जो कठिनाई ऊपर कही गई है वे केवल विश्वविद्यालय द्वारा की नियुक्तियां अपने हाथ में लेने के साथ दूर हो सकती हैं। जो शैक्षिक परिसर देखें, नए विश्वविद्यालय का संविधान से पास हो या कम से कम नियुक्तियों में विश्वविद्यालयों को अपना दृष्टिकोण रखने और मत देने का अवसर दिया जाए। इसलिए मैं प्रस्तावित करता हूँ कि शैक्षिक सेवा की महाविद्यालयीन शाखा को प्रशासनिक शाखा से अलग कर देना चाहिए और इसे सीधे ही उचित संरक्षण सहित विश्वविद्यालय के अंतर्गत कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में विभिन्न महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों को कुछ संस्थाओं से संबद्ध व समर्थित विशेष शिक्षा पीठों में बदल दिया जाए, जैसा कि वर्तमान मामले में प्राइवेट और सरकारी महाविद्यालय द्वारा किया गया है। परंतु इन पीठों की नियुक्तियां विश्वविद्यालय की देखरेख में होनी चाहिए। मैं शैक्षिक वर्ग की नियुक्ति के संदर्भ में विश्वविद्यालय के नियंत्रण को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। यहाँ तक कि बम्बई विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय शिक्षा का एक स्तर परीक्षा की कठोर पद्धति व जांच संबंधी शक्ति के रूप में बनाए रखा है। धीरे धीरे उसके स्नातकों का स्तर कम होता जा रहा है।
यह सिद्धांत रूप से एक बड़ी गलती के रूप में विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने वाले बड़े शिक्षाविदों के ऊपर है, जिन्होंने दूसरे स्तरों की खोज न करके केवल यही माना है कि विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर मात्र उन विद्यार्थियों की कठोरता पूर्वक हटाने से संभव है जो विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, जबकि वे कई बार इस जड़ परीक्षा पद्धति को केवल मात्र एक आधार नहीं मानते और दूसरी पद्धति से बहुत योग्य तथा बुद्धिमान शिक्षकों के उस अस्तित्व को महत्व देते हैं जिनसे अन्य विभाग पूरी तरह से समर्थ हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर को बनाए रखने के लिए शिक्षक और शिष्य के स्तर को बनाए रखना बहुत आवश्यक नहीं समझा, और अब जब कि बंबई विश्वविद्यालय को एक शैक्षिक विश्वविद्यालय में बदलने की बात हो रही है, यह स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षण नियंत्रण की शक्ति जांच के उपरांत उपाधियां देने की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। एक विश्वविद्यालय शैक्षिक विश्वविद्यालय तब तक नहीं बन सकता जब तक कि शैक्षिक कार्य यथा शिक्षण और परीक्षा उसके अधिकार क्षेत्र में ना हो, जो शिक्षण से संबंध है, किंतु यह विश्वविद्यालय उपाधि के स्तर हेतु घातक होगा यदि वह उन शिक्षकों पर निर्भर करे जिनकी क्षमता पर उसे स्वयं ही विश्वास नहीं है। इसलिए मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों के ऊपर पूरा अधिकार होना चाहिए। महाविद्यालयों को सभी सरकारी अनुदान विश्वविद्यालय के माध्यम से ही मिलने चाहिए, जिससे विश्वविद्यालय के पास शिक्षकों की नियुक्ति और पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के लिए सामान खरीदने की दृष्टि से अधिकार होने चाहिए। प्रश्न 36-39, यदि एक विश्वविद्यालय को शैक्षिक संगठन के रूप में अपने समाज की सेवा करनी है, तब उसके संविधान में का एक ऐसे निकाय जो समाज की सब प्रकार की अपेक्षाओं को ध्यान में रखे, एक ऐसे निकाय जो विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षिक स्थितियों और काम करने की क्षमता को बढ़ावा दे सके, जिससे जनता और विद्वानों के बीच कोई संकुचित दृष्टिकोण न रहने पाए, और एक ऐसे निकाय जहां विद्वानों का वर्ग अपने शिक्षण कार्य में लग सके और जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर को आधिकारिक
रूप से दिशा निर्देश दे सके का प्रावधान अवश्य होना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यह समिति देखे कि एक विश्वविद्यालय तब तक एक शैक्षिक विश्वविद्यालय नहीं बन सकता जब तक कि वह केवल अपने शिक्षकों द्वारा मात्र शिक्षण कार्य करता है। यह एक शैक्षिक विश्वविद्यालय का स्वरूप नहीं है। एक विश्वविद्यालय शिक्षण देने के बावजूद एक शैक्षिक विश्वविद्यालय नहीं बन पाता। एक विश्वविद्यालय शैक्षिक विश्वविद्यालय है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा नियुक्त विद्वान शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में लगे हुए तत्संबंधी प्रभावी निर्देशन दे सकें। यदि यह उनके अधिकार में है तो वह विश्वविद्यालय नहीं है। एक शैक्षिक विश्वविद्यालय शिक्षकों का विश्वविद्यालय होता है। मुझे ये प्रारंभिक टिप्पणियाँ इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि समिति संविधान संबंधी उन प्रश्नों के उत्तर चाहती है जिनसे वह उन सुझावों पर विचार कर सके जो बम्बई विश्वविद्यालय को शैक्षिक विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने में सहायक हो। बम्बई विश्वविद्यालय के वर्तमान संविधान में अपेक्षित और स्पष्ट रूप से उन 3 आवश्यक संकायों का प्रावधान नहीं है जिनका एक शैक्षिक विश्वविद्यालय के रूप में ठीक ढंग से कार्य करने के लिए मैंने उल्लेख किया है। बम्बई विश्वविद्यालय की वरिष्ठ परिषद बम्बई के जीवन और हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करती। सिंडिकेट के पास वे उत्तरदायित्व और शक्तियाँ नहीं हैं जो एक बड़े विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के विकास में योग दे सकें और अपने कर्तव्य प्रायः उसे सौंप दें जिन्हें निभाने के लिए वह पूरी तरह अक्षम है। जब कि शैक्षिक वर्ग जो वास्तव में विश्वविद्यालय का हृदय होता है के पास व्यवहारिक रूप में कोई अधिकार नहीं होता। केवल अधिकारी ही विश्वविद्यालय के शैक्षिक मामलों में निर्देश देते हैं। बम्बई विश्वविद्यालयों को एक शैक्षिक विश्वविद्यालय बनाने के संबंध में सबसे पहले मैं निकायों के गठन की बात करूंगा। इस उद्देश्य के लिए बम्बई शहर में स्थापित महाविद्यालयों के बीच अंतर महाविद्यालयीन शिक्षण की मेरी योजना स्वीकार की जाए। इस योजना के अंतर्गत
महाविद्यालयों में कराया जा रहा विभिन्न विषयों का शिक्षण स्वाभाविक रूप में विभागों में बदल दिया जाएगा, जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, प्रशासन, विधि, साहित्य, भाषाएं, रसायन शास्त्र, भौतिकी आदि। यह बात स्वीकार करनी होगी कि एक विश्वविद्यालय से विद्यार्थी अपनी अंतिम क्रमबद्ध तैयारी के बाद जीवन के एक या कई क्षेत्रों में काम कर सकें, जो किसी भी अवस्था में विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सबसे प्रमुख और प्राथमिक उद्देश्य इसमें सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि ज्ञान की उन विभिन्न शाखाओं को एकत्रित करना होगा जिन्हें विद्यार्थी लेना चाहते हैं। इससे न केवल विद्यार्थियों की मांग ही पूरी होगी, अपितु शिक्षकों की आवश्यकता को भी कुछ दिशाओं में पूरा किया जा सकेगा। यह स्वाभाविक है कि ज्ञान की कुछ शाखाओं में परस्पर गहरा संबंध है और उनके उन दृष्टिकोणों में बहुत समानता है जहाँ वे एक दूसरे के पर्याप्त निकट है। यह निकटता शिक्षकों और शिष्यों से प्रकट होगी, जो हर ओर धीरे धीरे ज्ञान के विविध विभागों के समूह के रूप में संकाय कही जाएगी। इसलिए यदि हमारे विश्वविद्यालय को एक शैक्षिक विश्वविद्यालय बनाना है तो मैं सुझाव देता हूँ कि नए बम्बई विश्वविद्यालय में विभागों को संकायों के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाए और संकायों को विश्वविद्यालय संगठन का आधार बनाया जाए। एक संकाय में पूरी तरह से या अधिकांश रूप में संकाय के अंतर्गत आने वाले विषयों के आचार्य और सहायक आचार्य होंगे और अन्य शिक्षक तथा अधिकारीगण इस रूप में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं, जैसे कि संकाय सहयोजित करना चाहे। उप कुलाधिपति प्रत्येक संकाय का पदेन सदस्य होगा। एक संकाय के पास निम्नलिखित विनियम बनाने की शक्ति होनी चाहिए। एक, ऐसी समितियों की नियुक्तियां जो संकाय में बाहरी व्यक्तियों के साथ अध्ययन मंडल की स्थापना कर सके और अन्य उद्देश्यों के लिए कार्य कर सके। 2, संकाय के कार्य क्षेत्र में आने वाली उपाधियों, डिप्लोमा और अन्य विशेष योग्यताओं को देने के संबंध में स्थितियों का सामान्यतः निर्धारण। 3, संकाय के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लिए गए अध्ययन पाठ्यक्रम का सामान्यतः निर्धारण। 4, संकाय के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों के बारे में
शिक्षण व परीक्षा की विधि और पद्धति का सामान्यतः निर्धारण। मैं फिर यह कहना चाहूँगा कि यदि संकाय को ऊपर उल्लिखित शक्तियाँ दी गई और शिक्षकों को एक ही प्रकार के समन्वित पाठ्यक्रम को पढ़ाने की बाध्यता तथा एक सामान्य परीक्षा पद्धति से मुक्त किया गया, तो यह निश्चित करना आवश्यक है कि शिक्षक उस कार्य को पूरा करेंगे जो उन्हें सौंपा जाएगा। संकाय विश्वविद्यालय के वैधानिक अंग होने चाहिए। विश्वविद्यालय के अकादमिक व शैक्षिक कार्य को संभालने वाले संकायों को बनाने के पश्चात हमें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य को संभालने के लिए एक केंद्रीय शासी निकाय का गठन करना चाहिए। यह निकाय बम्बई विश्वविद्यालय की वर्तमान वरिष्ठ परिषद के साथ पत्र व्यवहार रखेगी, किंतु अपने स्वरूप और संरचना में पूरी तरह से अलग होगी। मेरे विचार में सीनेट विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शासी निकाय के अपने स्वरूप में प्रमुखतः व्यावसायिक होने के कारण एक बड़ी निकाय होगी कि उसमें स्नातकों और शिक्षकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस प्रकार की सरकारी प्रणाली के लाभ स्पष्ट हैं। एक वृहत सीनेट के माध्यम से उसमें अनेक प्रभावशाली नागरिक हों जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता के कारण उसमें लिए गए हों और नगर पालिका, प्रशासनिक, वाणिज्यिक, विधिक, वैज्ञानिक क्षेत्र आदि के महत्वपूर्ण हितों को ध्यान में रखने वाले प्रतिनिधि हो तथा विधान परिषद, विधानसभा और राज्य परिषद के सदस्य विश्वविद्यालय के संपर्क में लाए जाएं और जो समग्र रूप में विश्वविद्यालय तथा जनता के बीच एक तारतम्य बन सके। इस प्रकार की सीनेट विश्वविद्यालय से अधिकार व सफलता पूर्वक पूरा समर्थन लेने में सक्षम होगी और संपूर्ण शहर विश्वविद्यालय की सफलता के लिए स्वयं को तत्पर रखेगा। परंतु 1902 के विश्वविद्यालय आयोग ने इस योजना में यह कमी बताई है कि विश्वविद्यालयों की वरिष्ठ सभाएं संख्या में बहुत बड़ी हो गई हैं। 1900 में बम्बई विश्वविद्यालय की वरिष्ठ सभा में 305 सदस्य थे और ये सभी शैक्षिक मामलों में समुचित नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं। उस आयोग ने यह नहीं समझा कि वरिष्ठ सभा का समुचित कार्य शिक्षा का नियंत्रण करना नहीं था, अपितु विश्वविद्यालय को जनता की विभिन्न अपेक्षाओं से अवगत किए रखना था। ऐसे कार्य होने के कारण ही वरिष्ठ सभा की रचना व्यापक और
वैविध्य युक्त ही होगी। मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि बंबई विश्वविद्यालय की सीनेट में कम से कम 150 सदस्यों विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन यह किया गया कि सामान्य विद्वानों की संख्या के 2/5 व्यक्ति शिक्षण क्षेत्र से लिए जाएं। पूर्व पद्धति से हटकर आने वाले की अहर्ताओं को ध्यान में रखें बिना सम्मानार्थ अध्येता वृत्तियां प्रदान करने की अभिनंदनीय माना गया। परंतु इस प्रस्ताव के आलोक में मैं संकायों को बहुत अधिक संविधिक शक्तियों देने के पक्ष में हूँ। मैं नहीं समझता कि विश्वविद्यालय के शिक्षक सीनेट में बहुत अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता रखते हैं, बल्कि प्रत्येक संकाय के पास एक प्रवक्ता उपलब्ध कराना पर्याप्त है। इसलिए मैं प्रस्तावित करता हूँ कि संकाय अध्यक्षों के लिए शिक्षकों के प्रतिनिधित्व को रोका जाए। सीनेट का शेष भाग राजनीतिक या व्यावसायिक क्षेत्र के शक्तियों से बनाई जाए। शिक्षा में रुचि विश्वविद्यालय को वास्तविक सेवा देगी।